नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। ठीक, हम तीन चीजें शुरू करने वाले हैं। हम सबसे पहले मिक्स जीके जो अभी क्लास आप देखने जा रहे हो, इसकी एक टाइमिंग फिक्स होगी, लेकिन अभी आज पहला क्लास है तो इसकी कोई टाइमिंग नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको अनअकैडमी और यूट्यूब दोनों जगह पे हमें फॉलो कर लेना है। अनअकैडमी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि कुछ क्लासेज आपकी अनअकैडमी पर भी चलेंगी। इंस्टाग्राम की आईडी दी गई है, आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर जुड़ जाओ, जो भी क्लासेस चलेंगे उसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेंगे। ठीक, चलिए क्या हम करने वाले हैं यहाँ पे, टॉप के 40 जीके आपके आने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, यूपीएसआई एग्जाम के लिए, और भी जितने एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए। और सारी क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होंगे। आज क्लास नंबर 1 है। ठीक, 50 दिन लगातार आपके साथ हम बने रहेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के साथ इसी प्रकार से हम 50 सेट यहाँ पे लगाने वाले हैं। मिक्स जीके का मतलब क्या होता है भाई, इसमें साइंस भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा, इसमें इतिहास, जियोग्राफी और पॉलिटी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो रेडी हो आप, कान में ईयरफोन डाल लो, शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन उससे पहले अकेडमी पे यहाँ पे टॉप एडुकेटर्स द्वारा टॉप बैचेज अनाउंस किए, जिनमें कुछ नई बैच 15 तारीख से 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। कौन कौन से बैच है यहाँ पे, टीम ऑल स्टार्स बैच है सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम के लिए, ये भी 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, 15 सितंबर से ये भी स्टार्ट हो रहा है। और फाउंडेशन बैच में बात करें एसएससी सीपीओ के लिए, और लक्ष्य बैच जीडी 25,000 वैकेंसी आपके सामने है। ठीक है, इसके लिए भी बैच है, जितना जल्दी हो सके एनरोल कर लीजिए। सारे बैचेज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके ज्वाइन कर सकता हूँ। ये कोड याद रखना, गुरु टिप्स। ठीक, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर जो आप थोड़ा सा भी सोच रहे हो सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, तो आप एक बार मुझसे कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना, मेल कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। ठीक, चलिए 10% का डिस्काउंट वैसे कोड का यूज करके आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी पे आज के डाउट का फीचर भी आ गया, इसको भी आप यूज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा रेज हैंड का फीचर है, जहाँ पे जो भी एडुकेटर है आप उससे डायरेक्ट लाइव क्लास के दौरान इंटरेक्ट करके बात कर सकते हो। ठीक, एवरी संडे यहाँ पे अनअकैडमी का एसएससी मेगा कॉम्बैक्ट होता है, जहाँ पे आप ढेर सारे प्राइजेस भी जीत सकते हो। टेस्ट देके गुरु टिप्स इनवाइट कोड का यूज जरूर करना जब भी टेस्ट देना। सारी चीजों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, भीमबेटका फेमस फॉर, किसके लिए भीमबेटका फेमस है भाई? इसका आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैं कहूंगा यहाँ पे भीमबेटका प्रसिद्ध किसके लिए है? ये गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। गुफाओं के शैल चित्रों के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका की बात करें, है कहाँ भाई? तो भीमबेटका की बात करें, ये मध्य प्रदेश में मिलेगा देखने को। मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट आपको भीमबेटका देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे चित्रकारी प्राप्त हुए, चित्रकारी प्राप्त हुए, चित्रकारी के प्रमाण यहाँ से देखने को मिले थे। कहाँ से? भीमबेटका से। ठीक, इन गुफाओं में अगर जो भीमबेटका में आप जाओगे तो यहाँ पे देखोगे हाथी, सांबर, हिरन आदि के चित्र बने हुए। ठीक, तो यहाँ पे भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका फेमस फॉर गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कलर मैं थोड़ा सा रेड करता हूँ, रेड सही है, रेड सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। 2 क्या भाई? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? एंशियंट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कहाँ से प्राप्त हुए थे भाई? तो भारतीय उपमहाद्वीप में बात करें, 5 सेकंड में टाइम आपको दूंगा, 5 सेकंड से ज्यादा मैं नहीं रुकूंगा, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहना। ठीक, सभी लोग आंसर देते रहिए। क्वेश्चन आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मेहरगढ़ कहाँ पे मेहरगढ़ है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान नाम आया तो आप कहोगे पाकिस्तान। बलूचिस्तान के कच्छ प्रांत में ये मेहरगढ़ देखने को मिलेगा, और यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। प्रमाणिक तिथि की बात करें, लगभग 700 ईसा पूर्व माना जाता है, सॉरी 7000 ईसा पूर्व। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? इसका आंसर क्या होगा? विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? बताइए। विशाल स्नानागार की बात करें, ये पाया गया था मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो से। ठीक, और ये विशाल स्नानागार विशाल क्यों था? अगर जो मैं बात करूं उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई
55 मीटर थी। और अगर जो पूरब से पश्चिम देखोगे, ये पूरब से माफ करिएगा, पूरब से पश्चिम इसकी जो लंबाई चौड़ाई थी, ये चौड़ाई थी ये 33 मीटर, और उत्तर से दक्षिण अगर जो देखोगे 55 मीटर थी। ये मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात है, त्रयी नाम है। त्रयी, आपको पता है वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। इस चारों वेदों में बात करें तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होते हैं। इन चारों में से 3 वेद ऐसे हैं जिनको हम वेदत्रयी बोलते हैं। ठीक, तो इन 3 वेद कौन कौन से हैं? यहाँ पे क्या आंसर होगा? 3 वेदों को वेदत्रयी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इन तीनों वेदों की बात करें, कौन कौन से वेदों को मिलाकर वेदत्रयी बनता है? पहले नंबर पे आता है ऋग्वेद, पहले नंबर पे आता है ऋग्वेद, दूसरे नंबर पे आता है सामवेद, सामवेद दूसरे नंबर पे आता है, और तीसरे नंबर पे आता है यजुर्वेद। ये तीनों मिला के आपके वेदत्रयी बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 5, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? इन विच लैंग्वेज वाज द श्रीमद् भागवत गीता ओरिजिनली रिटन? क्या आंसर होगा भाई? श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? तो इसका आंसर होगा, ये श्रीमद् भागवत गीता है क्या एक्चुअल में जानते हैं ना कि क्या है? ये श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो थे, उनके उपदेशों का संकलन श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है। आपसे पूछा गया किस भाषा में लिखा गया था? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक, किसने लिखा था? वेद व्यास ने, वेद व्यास ने। ठीक, चलिए अब बात करें, यहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसी का संकलन किया गया है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन, जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगर जो मैं पूछूं बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम था माया देवी। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? विच वॉज द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध? मगध की बात करें, इसकी प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी। राजगिरी को गिरिब्रज भी बोलते हैं। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। बाद में अगर जो पूछे बाद में तो क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। बाद में पाटलिपुत्रा, और प्रारंभ में गिरिब्रज या राजगिरी। 16 महाजनपद में से एक आता है। 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? अगर जो आपसे ये पूछे तो बौद्ध ग्रंथ आगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 8वां, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? किसने किया था भाई सारनाथ स्तंभ का निर्माण? ये किया था सारनाथ पिलर वाज बिल्ट बाई अशोका। अशोका यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, सारनाथ की बात करें, सारनाथ वही जगह है जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी, अशोका ने। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक मेगास्थनीज? यानी मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या है? इंडिका। इंडिका यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मेगास्थनीज एक्चुअल में था कौन भाई? मेगास्थनीज सेलुकस निक्टर का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर डी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र जो थी ये किससे रिलेटेड थी? इकोनॉमिक्स से नहीं थी, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी, राजनीति से रिलेटेड थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। कालिदास किसके शासनकाल से थे? ड्यूरिंग हुज रिजाइन, मतलब कालिदास किसके शासनकाल में थे? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो कालिदास की बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल थे। ऑप्शन नंबर डी। आप लोग टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों जगह पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे मैं कुछ कंपटीशन लेके आने वाला हूं, जहां पे कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा और जहां पे मैं प्राइज भी आपको देने वाला हूं। तो प्राइज जीतने के लिए रेडी हो। कुछ बच्चों को मैंने प्राइज दिया भी है, उनके पिक्स मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड किया है। तो आप जितने लोग देख रहे हो ना, सारे लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो जल्दी से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कालिदास किसके शासनकाल में थे भाई? तो यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय इसका राइट आंसर होगा। कालिदास की बात करें, ये संस्कृत भाषा के, कालिदास की बात करें संस्कृत भाषा के महान कवि थे। संस्कृत भाषा के महान कवि थे। संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार भी थे। महान कवि व नाटककार भी थे। ठीक, अब मैं रचने की बात करूं, रचना की बात करूं तो अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका जो पीडीएफ है कल आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी? कालिदास ने। और अगर जो आपसे पूछूं मेघदूत किसने लिखी? कालिदास ने। और अगर जो मैं पूछूं रघुवंशम, कमेंट करते रहिए, आंसर कमेंट्स करते रहिए। रघुवंशम
ठीक, इसके बाद मैं पूछूं कुमार संभवम किसने लिखी, ये भी आपकी कालिदास ने लिखी थी। ठीक, तो इतना सारा चीज पॉइंट आप ध्यान रखोगे। कालिदास को एक उपनाम से जानते हैं भाई, क्या बताएगा, कौन बताएगा, कालिदास को किस उपनाम से जानते हैं, इनको भारत का शेक्सपियर बोलते हैं, भारत का शेक्सपियर भी बोलते हैं कालिदास को, याद रखोगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 11। देखो 11 शुरू करने से पहले मैंने अनअकैडमी पे जो मेरा प्रोफाइल है उसका लिंक दे दिया है, आप उसको जाके फॉलो कर लो। जरूरी नहीं आप प्लस सब्सक्रिप्शन लो तभी क्लासेस देख पाओगे, फ्री वाले भी क्लासेस करंट अफेयर्स की चल रही हैं, इसको आप ज्वाइन करो अनअकैडमी पर। ठीक है, तो अनअकैडमी पर ज्वाइन करो, रात के 10 बजे मैं यहाँ पे डेली क्लास लेने का प्लान कर रहा हूँ, जिसमें कुछ दिन करंट अफेयर्स होगा, कुछ दिन साइंस होगा, कुछ दिन मैथ्स जीके होगा, मैक्स जीके। ठीक, तो चलिए जल्दी से अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 11, भारत ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के मिशन को क्या नाम दिया। अब देखो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, भारत ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के मिशन का क्या नाम दिया, व्हाट नेम हैज इंडिया गिवन टू द इट्स मिशन टू इवैक्यूएट पीपल फ्रॉम द अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से क्या नाम था भाई, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करें 12, अफगानिस्तान। ठीक है, 12 की बात करें, दिसंबर 2020 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा, दिसंबर 2012 की बात हो रही है। ठीक, देखो 2019 की जब रैंकिंग आई थी तो जो 2019 में रैंकिंग में भारत 129वें स्थान पे था। ठीक है, लेकिन 2020 की जब रैंकिंग आई तो 131वें, यानी कि 2 पायदान और गिर गया, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ठीक, पहले स्थान पर कौन था भाई, तो पहले स्थान पर था, फर्स्ट पोजीशन पे कौन था, नॉर्वे, नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे था। सेकंड पे पूछे आयरलैंड था। ठीक, थर्ड पे कौन था भाई, थर्ड पे स्विट्जरलैंड था, स्विट्जरलैंड था। कौन जारी करता भाई, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता। 189 देश में भारत का रैंक था 131वां, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, अगस्त 2021 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार में हिस्सा लिया। इन अगस्त 2021 इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द बायलैटरल एक्सरसाइज जायद तलवार विथ विच कंट्री, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कैपिटल क्या है भाई यूएई की, आबू धाबी, यूएई के आबू धाबी में। ठीक, भारत और यूएई के बीच ये वायुसेना का युद्धाभ्यास था। ठीक, बाद में इसका नाम डेजर्ट ईगल कर दिया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, वर्ष 2021 के पूर्व किस वर्ष टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन हुआ था, 2021 के पूर्व किस वर्ष टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन हुआ था, तो 2021 के पूर्व की बात करें किस वर्ष, देखो टोक्यो में बात करें 2021 में ओलंपिक टोक्यो में हुआ था, और 2021 से पहले 1964 में टोक्यो में ओलंपिक हुआ था, टोक्यो में ओलंपिक हुआ था, ऑप्शन नंबर सी टोक्यो में ओलंपिक। इस बार का टोक्यो ओलंपिक था उसका शुभंकर क्या था, कौन बताएगा, शुभंकर बताओ कमेंट्स करके, शुभंकर कौन था। अगर जो मैं बात करूं आदर्श वाक्य क्या था, आप सब लोग क्लास को लाइक कर दो यार, क्लास को लाइक कर दो और कमेंट्स करते रहो। ठीक, नए हो सब्सक्राइब करो, पहला क्लास है, जितना हो सके शेयर करो। ठीक, और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल कौन लाया, गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा किसके थे। ठीक, इंडिया किस रैंक पे था, कौन बताएगा भाई। चलिए हम बात करें शुभंकर क्या था, शुभंकर था मीराई तोवा, मीराई तोवा शुभंकर था। ठीक, आदर्श वाक्य की बात करें यूनाइटेड बाई स्पिरिट, यूनाइटेड बाई स्पिरिट इस बार का ओलंपिक का क्या था, आदर्श वाक्य ध्येय वाक्य। मैक्सिमम गोल्ड किसके थे, यूएसए अमेरिका के। ठीक, अमेरिका के। भारत का एक गोल्ड था, रैंक की बात करें 48 रैंक था, 48 पोजीशन पे भारत की रैंकिंग थी। भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता, आपको पता होगा। खैर ओलंपिक वाला भी क्वेश्चन हम लेकर आएंगे तो उसमें हम करेंगे आगे। चले क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कर्क रेखा गुजरती है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, भारत के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। कह सकते हैं भारत के मध्य से होकर गुजरती है। मध्य में आपके राज्य जो पड़ते हैं, पहला राज्य गुजरात, ठीक, उसके बाद आपका आता है राजस्थान, उसके बाद आपका आता है राजस्थान, उसके बाद आपका है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। इसके बाद अगर जो आप आगे जाओगे छत्तीसगढ़ देखने को मिल जाता है, छत्तीसगढ़ देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपका झारखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और लास्ट में आपका क्या मिलता है, मिजोरम। ये टोटल 8 राज्य है जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, 4 5 6 7 नहीं, एक त्रिपुरा भी है भाई, एक त्रिपुरा भी है, हाँ त्रिपुरा।
तो किनसे होकर गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखोगे यहाँ पे, किनसे होकर गुजरती है, इन सभी से, ऑप्शन नंबर डी। तो देख लो भाई कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट हमारा 16 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से 7वां स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक, भारत के जो विश्व का क्षेत्रफल है उसमें भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2.4%। जो पूरे विश्व की जनसंख्या है उसका कितने परसेंट भारत में निवास करती है, तो 17.5%। ठीक है, ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर बात करें 17, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की बात करें तो अरावली, अरावली यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अरावली की बात करें राजस्थान में है। इसकी सर्वोच्च चोटी पूछा जाता है अरावली का, सर्वोच्च चोटी डायरेक्ट क्वेश्चन में एग्जाम में, अरावली पर्वतमाला कहाँ है, तो राजस्थान में। सर्वोच्च चोटी इसकी गुरु शिखर, गुरु शिखर। ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। ठीक, चलिए क्वेश्चन में बात करें 18, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला, द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट वाज, कौन थी भाई, ये थी जुंको तेबई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, कहाँ की थी, किस देश की थी, ये थी जापान की, जापान की जुनको तेबई, द फर्स्ट वुमेन ऑफ क्लाइंब टू माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक, 1975 में इन्होंने चढ़ाई की थी। ठीक है, सातों महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तब भी आप कहोगे जुनको तेबई, ऑप्शन नंबर ए, जापान देश से बिलोंग करती थी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है। देयर आर 3 बिग स्टेट ऑफ इंडिया ऑर्डर ऑफ एरियाज। तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य की बात करें, सबसे नंबर 1 पे आ जाए राजस्थान भाई, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो। 20 की बात करें, निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी का प्रमुख जनजाति है। धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, गद्दी, गद्दी। धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है गद्दी। ठीक, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लोहरी, बारी, ये सारे भी आपके धौलाधार श्रेणी के प्रमुख जनजाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक, 21 की बात करें, भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जानते हैं। तो भारत में यारलुंग जांगबो नदी की बात करें, ये जानते हैं ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा के नाम से, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्रा। तिब्बत में सांगपू बोलते हैं इसको, बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे चलें, आगे चलें। अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से भी जाना जाता है। ये सारे पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 22 का, गंगा नदी के किनारे सब बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो गंगा नदी के किनारे शहरों की बात करें तो आपका कानपुर आता है, कानपुर आता है, वाराणसी आता है, पटना आता है, और क्या आता है भाई, इलाहाबाद आता है, इलाहाबाद आता है, और वाराणसी हो गया। चलिए प्रमुख शहर की बात करें, लंबाई 2525 किलोमीटर है। देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तो इसका नाम गंगा पड़ जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है, कहाँ पे, बांग्लादेश में। ठीक, ये भी ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे बात करें सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए 23 की बात करें, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज स्टेब्लिश इन, कहाँ स्थापित है भाई, ये है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कब स्थापना हुआ था, 1975, 1875 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 24, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाले राज्य की बात करें, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश टॉप पे है। सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है। उसके बाद आपका थर्ड पे आता है कर्नाटका, उसके बाद आपका तमिलनाडु। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 25, 25 की बात करें, क्वेश्चन पूछा था गन्ना किस कुल का पौधा है। एक क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में, गन्ना किस कुल का पौधा है, तो कुल बात करें कुल। ठीक, तो ग्रैमिनी, ग्रैमिनी कुल का पौधा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 25, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ असेंबली, भारतीय संविधान समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के यहाँ पे कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये कौन थे भाई, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, प्रारूप समिति की बात करें टोटल 7 सदस्य इसमें थे। ठीक, मौलिक अधिकार वाल संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, जेएल नेहरू। संचालक समिति के प्रमुख कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 26,
26 क्या है भाई, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीआर, नेशनल कैपिटल टेरिटरी या एनसीआर का दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 27। टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे क्या मापा जाता है? टैकोमीटर इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजर। तो टैकोमीटर से याद रखिए घूर्णन चाल मापने में प्रयोग किया जाता है, और ये घूर्णन चाल। ठीक, और ये जो चाल व्यक्त करता है ये आरपीएम में होता है। किसमें? आरपीएम में होता है। ठीक, ताप किससे क्या मापते हो? तापक्रम किससे मापते हो भाई? तापक्रम के लिए थर्मामीटर यूज करते हो ना। ठीक, प्रवाह के लिए क्या मापते हो? तरल प्रवाह माप रहा हो, ट्यूब मापते हो। वायु दाब किससे मापोगे? बैरोमीटर से। उच्च ताप मापना हो तो किससे मापोगे? पायरोमीटर से। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें कोणीय वेग की विमा। क्या है? कोणीय वेग की विमा याद ही नहीं करनी भाई। कोणीय वेग की विमा होती है T⁻⁻1। ये हो गई कोणीय वेग की विमा। ठीक, चलिए अब mL T⁻⁻1 जो है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये किसका बीमा? आवेग का बीमा है। आवेग का बीमा और संवेग का बीमा दोनों एक समान होता है। तो T⁻⁻1 देखो ऑप्शन में कह दिया, ये जीरो से कोई मतलब ही नहीं है, इसको काट दो। T⁻⁻1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 29 की बात करें, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? पहिए की गति, चल रही है बैलगाड़ी का पहिया, ये पहिया है, ये आगे भी जा रहा है और ये घूम भी रहा है, यानी कि दो प्रकार से रोटेट कर रहा है, गति कर रहा है। तो कह सकते हो स्थानांतरी गति और घूर्णन गति, दोनों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो। 30 की बात करें, 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अब आप लोग बोलते हो भाई न्यूमेरिकल कराइए। लो भाई न्यूमेरिकल आ गया। 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? चलिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है ना। चलिए, हाफ m कितना दिया है? 22, v कितना दिया है? 5²। चलो 22 से काट दो, कितनी बार में? 11 गुणे 25 कितना आ गया भाई? 275 जूल। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा भाई? 275 होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। ठीक, 300 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार कितना होगा? देखो, पृथ्वी पर अगर जो आपका भार है, तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर भार जो भी होता है 1/6 हो जाता है। यानी कि पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर जाओगे 1/6 यानी कि सिर्फ 10 किलोग्राम रहेगा। और यहाँ पे चंद्रमा की सतह पर लड़के का भार पहले ही 300 किलोग्राम है, 300 न्यूटन है। तो पृथ्वी पर आएगा तो उसका 6 गुना हो जाएगा, यानी कि 300 गुणे 6 यानी कि 1800 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, घड़ी की चाबी भरने में उसके बाद क्या भंडारित होता है? देखो, घड़ी की चाबी भरने में, या फिर आप मोटर कार जो आती है चाबी वाली उसको घुमाते हो, खींचा हुआ धनुष है। ठीक, इस सब में कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, स्थितिज ऊर्जा। भाई स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन में ही नहीं दिया है, ये क्या बात हुई भाई? ये क्या बात हुई? गलत तो नहीं होगा ना? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, भंडारित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, हॉट सूप टेस्टेड डिलीशियस, यानी कि गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि पृष्ठ तनाव कम होने से यह सतह पर फैल जाता है और इसलिए हमें यहाँ पे स्वादिष्ट लगता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 34 की बात करें, बैरोमीटर को क्या मापने में प्रयोग करते हैं भाई? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापन हेतु प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर। हाँ, ये तो सही है भाई, हम वायुमंडलीय दाब मापने में प्रयोग करते हैं। ऊंचाई ज्ञात करने हेतु प्रयोग, भाई ये कहाँ से आ गया भाई? द्रवों के घनत्व को ज्ञात करने हेतु नहीं भाई। मौसम के पूर्वानुमान हेतु, हाँ बैरोमीटर की बात करें, जब पारा अचानक गिरता है बैरोमीटर का, अचानक गिरा, अचानक गिरा, अचानक गिरा, ठीक, तो तूफान की संभावना होती है। जब पारा धीरे धीरे नीचे गिरा तो वर्षा की संभावना होती है। ठीक, और जब पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ा तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। ठीक, तो बैरोमीटर से मौसम का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है, यानी ये 1 और 4 वाला सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो क्रोनोमीटर का उपयोग पानी के जहाजों में सही समय को ज्ञात करने में, सही समय को मापने में, किस में? पानी के जहाज में, पानी के जहाजों में। ठीक, जहाजों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, माइक्रोफोन ऊर्जा का परिवर्तन करता है। माइक्रोफोन जिससे मैं बोल रहा हूं और रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं ध्वनि में बोल रहा हूं ना, तो ध्वनि ऊर्जा को किस में परिवर्तित करेगा? यांत्रिक ऊर्जा में। किस में? यांत्रिक ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक के, उसके बाद तत्पश्चात, देखो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे हिसाब से, ध्वनि को यांत्रिक में, उसके बाद विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करे। ठीक, चलिए
क्वेश्चन नंबर बात करें 37, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपभोग, देखो न्यूमेरिकल आ गया भाई, आएगा क्यों नहीं न्यूमेरिकल। चलिए क्वेश्चन है, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपभोग का मान क्या होगा। खपत आपको निकालना है, खपत, तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, रट लो। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति वाट में गुणे उपकरण संख्या, उपकरण संख्या, ठीक, गुणे समय, घंटे में समय होगा बट्टे 1000, ठीक। चलिए अब आते हैं विद्युत शक्ति कितना है भाई, 100 वाट का है, कितने बल्ब है, 10 बल्ब है, समय कितना 1 घंटा जलता है तो 1 लग दो बट्टे 1000। भैया क्या निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, 1 यूनिट, 1 यूनिट खर्च होगा। अब देखो अगर जो पूछता कि 4.5 रुपये प्रति यूनिट है तो कितना आपका खर्चा आता, 4.5 गुणे 1 यानी कि 4.5 रुपये आपका खर्च आता, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, आभासी वस्तु के बराबर और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो, आभासी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो सूर्य को देखने के लिए हम हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। स्ट्रोबोस्कोप की बात करें, धूमती या आवर्तित वस्तु की चाल ज्ञात करने में। टेलीस्कोप दूर की वस्तु देखने में। सन मीटर, सन मीटर ये तो छोड़ो, यहाँ पे रेन गेज देख लो, एक रेन गेज देख लो, इसे वर्षा को मापा जाता है किससे, रेन गेज से, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, 2024 का ओलंपिक कहाँ हुआ। कमेंट्स बॉक्स आपके लिए ओपन कर रहा हूं मैं, लीजिए भाई कमेंट बॉक्स करके बताइए कमेंट कि 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा, लंदन में, बीजिंग में, लॉस एंजलिस में या पेरिस में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए। डेली क्लास की टाइमिंग मैं यहाँ पे एक बार दिखाना चाहूँगा आपको फिर से। आप सब लोग सब्सक्राइब कर लो, अनअकैडमी पे फॉलो जरूर कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ठीक। और इंस्टाग्राम हैंडल है जो हमारा, यहाँ पर भी फॉलो कर सकते। ये क्लास की टाइमिंग रहने वाली है, ठीक, ये क्लास की टाइमिंग रहने वाली है। और डेली जी के ये वाली क्लास जो अभी आप देख रहे हो ये मॉर्निंग में 11 बजे डेली मिलेगी, ठीक है। लेकिन आज में पहला डे है इसलिए आपको 9 बजे के आसपास मिले, 9 बजे मिल रहा है, ठीक। साइंस और फिजिक्स, साइंस में फिजिक्स चलेगा एक जो 1 वीक बाद स्टार्ट होगा। साइंस में बायोलॉजी चलेगा एक जो 8 बजे शाम को क्लास मिलेगी। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट एग्जाम डेट जैसे डिक्लेयर होता है वो आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो क्योंकि यहाँ पर क्विज मैं लेकर आने वाला हूँ आपके लिए। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों इंस्टा टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके जुड़ जाओ। चलिए ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जबरदस्त क्लास थी, जबरदस्त क्वेश्चन थे, एकदम परीक्षा वाले क्वेश्चन थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।